अस्सलाम वालेकुम। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में अंधेरी रात, 3 मुसाफिर और एक शरीर जिन का पुरअसरार किस्सा। वो एक सर्द और तारीक रात थी। शाम से ही सर्दी बढ़ने लगी और हवा में तेजी आ गई। खुश्क पत्ते उड़ उड़ कर दरख्तों से लिपट रहे थे। हर चीज अंधेरे की चादर में लिपटी हुई थी। ऐसे में एक घने दरख्त के नीचे से एक साया हरकत में आया। ये साया किसी महफूज ठिकाने की तलाश में था। घने दरख्तों के साए से निकलते ही आसमान पर बिजली लपकी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे वो भीगने लगा। यहाँ तक कि जब मैदान में आया तो बुरी तरह भीग चुका था। सर्द रात, भयानक तारीकी, मूसलाधार बारिश, जंगल का शोर, सब मिलकर माहौल को बहुत दहशतनाक बना रहे थे कि इंसान अपने दिल की धड़कन सुनकर भी डर जाए। अजनबी की आंखों में परेशानी के साए लहरा रहे थे। वो चारों तरफ किसी ठिकाने की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा कि एकदम से जोर से बिजली चमकी। उसने खौफजदा नजरों से जमीन की तरफ लपकते हुए शोले को देखा और फिर अचानक उसकी आंखें खुशी से दमकने लगी। लम्हा भर की रोशनी में उसे दूर एक इमारत नजर आई और वो तेजी से उस सिमत दौड़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसे उस अजीमुशान इमारत के खंडर दिखाई देने लगे। तारीक रात में ये खंडर काफी पुरअसरार नजर आ रहे थे। पुरअसरार हवेलियों की बदरूहें, भूत, जिन्नात के वीरान मस्कन, पुरअसरार और वीरान जगहों पर बदरूहों और चुड़ैलों की मौजूदगी, ये तमाम ख्यालात उसे डराए दे रहे थे। खंडर के पास पहुंचने पर वो अंदर दाखिल होने के बजाय वहीं रुककर उसे बाहर से देखने लगा। ये पुराने वक्तों की किसी हवेली के खंडर थे जिनका बेशतर हिस्सा तबाह हो चुका था। यह हवेली 2 मंजिला थी, जिसकी निचली मंजिल के कुछ हिस्से तो अच्छी हालत में मौजूद थे, मगर ऊपरी मंजिल की गिरी हुई दीवारें, मलबे के ढेर और उनके साथ ढके हुए सतूनों के टुकड़ों से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ये सब मलबे के ढेर हैं या कोई असली हालत में भी मौजूद है। हवेली के इर्द गिर्द कभी जंगल रहा होगा जिसके अब सिर्फ आसार बाकी थे। उसके अंदर कुछ वीरान दरख्त थे, जा बजा जंगली झाड़ियाँ उगी थीं और जर्द और स्याह रंग के पत्ते बिखरे थे। दरमियान में एक तालाब था जिसमें बारिश का पानी जमा हो रहा था। पानी पर सब्ज काई के टुकड़े तैर रहे थे। तालाब के किनारों पर और इर्द गिर्द भी जगह जगह काई पड़ी थी, जो बारिश से पहले यकीनन एक दबीस तह की सूरत में तालाब के फर्श पर मौजूद रही होगी और अब बारिश से साफ होती जा रही थी। ये तमाम चीज़ें एक अजीब सा माहौल पैदा कर रही थीं, जिनकी मुनासबत से खौफनाक बलाओं, भूतों और बदरूहों के ह्योले उसके जहन में गर्दिश करने लगे और वो अभी अंदर जाने की हिम्मत कर ही रहा था कि उसे एक धक्का सा लगा और वो लड़खड़ा कर बाहर आ गया। वो तेजी से पीछे मुड़ा तो जंगल की तरफ से आते हुए तेज हवा के झोंकों ने उसे एक दफा फिर दहला दिया। वो कपकपा कर रह गया। हवेली के इसरार में वो उस भयानक रात और मौसम को भूल चुका था। आंधी के आसार बहुत वाज़ेह हो चुके थे और अब वो ज़्यादा देर तक खुले आसमान के नीचे वक्त नहीं गुजार सकता था। वो हिम्मत करके आगे बढ़ा और हवेली में दाखिल हो ही गया। दाखिली दरवाज़ा गिरकर टूट चुका था। 2 कमरों से गुजरकर वो एक हॉल में आ गया। पत्थरों से बनी हुई छत और दीवारें अब स्याह पड़ चुकी थीं। हॉल की मशरकी दीवार में एक आतिशदान बना था, जिसके अंदर इर्द गिर्द काफ़ी तादाद में सूखी लकड़ियां पड़ी थीं और साथ ही चकमाक के पत्थर भी पड़े थे। यूं लगता था जैसे ये हवेली पहले भी किसी की पनाहगाह हो। उसने अपना बैग, जिसमें काफ़ी कीमती सामान मौजूद था, कांधे से उतार कर एक कोने में रखा। लकड़ियां और चकमाक के पत्थर उठाए और हॉल के वस्त में आग रोशन करके उसके पास बैठ गया और अपने कपड़े खुश्क करने लगा। अभी उसे बैठे हुए चंद लम्हे गुजरे थे कि दौड़ते कदमों की आवाज़ सुनाई दी और इससे पहले कि वो उठता, कमरे में 2 आदमी दाखिल हुए। वो दोनों भी इस रात और मौसम से पनाह तलाश करते हुए यहाँ आ गए थे। अब सामने 2 इंसानों को देखकर उसकी जान में जान आई
उसके कहने पर दोनों आदमियों ने अपना अपना सामान उसके सामान के साथ रख दिया और आकर उसके साथ आग के गिर्द बैठ गए। मेरा नाम रेहान है और मैं एक सयाह हूँ। एक खूबसूरत गांव में शाम गुजारने के बाद वहां से चला था कि जंगल में भटक गया और फिर इस आंधी से बचने के लिए यहाँ पनाह ले ली। इतना कहकर वो अपने सामने बैठे हुए आदमियों की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। दूसरे ने कहा, मेरा नाम एहसान है, मैं एक शिकारी हूँ और शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि एकदम से मौसम खराब हो गया। कोई जगह सर छुपाने की ढूंढ रहा था कि जंगल के किनारे मुझे ये शख्स भी परेशान हालत में मिल गया और यूं हम दोनों भटकते भटकते यहाँ पहुँच गए। और इस अफरा तफरी में अभी हमारा एक दूसरे से तारुफ भी नहीं हुआ। दोनों आदमियों में से लंबे कद वाला इतना कहकर खामोश हो गया और फिर दूसरे दरमियाने कद वाले ने बोलना शुरू किया कि मैं एक माहिर आसार कदीमा हूँ। मेरा नाम ज़ीशान है और मैं बहुत पुरानी तबाहशुदा बस्तियों को ढूंढते हुए यहाँ आ गया। अभी तीनों आगे कुछ कहने के लिए सोच ही रहे थे कि एक खटका सा हुआ। तीनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ एक गैर मामूली तौर पर लंबा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा तमाम जज्बात से आरी था। वो बड़े इत्मीनान के साथ चलता हुआ उनके करीब आया। लो भाई, एक और मुसाफिर आ गया, आज तो खूब महफिल जमेगी इस वीराने में, एहसान ने बड़ी खुशदिली से मुस्कुराते हुए कहा। रेहान और ज़ीशान भी मुस्कुरा दिए, मगर नौवारिद चेहरा बिल्कुल वैसा ही था। वो भी उनके साथ बैठ गया। अपना बैग कांधे से उतारकर उसने अपने पास रख लिया और हाथ सेंकने लगा। उसके खामोश रहने पर उन तीनों ने अपना तारुफ कराया और फिर उसकी तरफ देखने लगे। उसने बिल्ली जैसी चमकीली आंखें आग के अलाव से हटाईं, एक ताराना नजर तीनों पर डाली और बोला, दोस्तों, मेरा तारुफ कोई अहमियत नहीं रखता, बल्कि यूं कह दीजिए कि मेरी कोई शनाख्त ही नहीं। एक आवारा सा आदमी हूं, असल नाम तो याद नहीं, लेकिन लोग मुझे मरहूम कहकर पुकारते हैं। इतना कहकर उसने एक मर्तबा फिर अपनी निगाहें आग पर जमा दी। तीनों ने हैरत से उसे देखा। कितना अजीब सा नाम था और ये शख्स खुद भी कितना अजीब था। उन सबको वो बहुत पुरअसरार लगा। ज़ीशान, जिसके बिल्कुल साथ वो अजनबी आकर बैठ गया था, उसकी रीढ़ की हड्डी में ना जाने क्यों सनसनाहट सी होने लगी। वो खिसक कर उससे जरा दूर हो गया। उसी वक्त एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिजा में अजीब सी आवाजें बिखरने लगी। हॉल की खिड़की के दोनों पट पूरी तरह आपस में टकराए और एक चमगादड़ चीखती हुई खिड़की से बाहर निकल गई। वो एक लम्हे को कांप से गए। सर्दी का एहसास कुछ ज्यादा हो गया था। ये आवाजें जंगली जानवरों की हैं। लगता है आंधी बहुत जोर पकड़ गई है। एहसान ने बाहर की आवाज़ों को गौर से सुनते हुए कहा, उफ तौबा, कितनी भयानक रात है। रेहान ने हाथ आग के करीब ले जाकर मसलते हुए कहा, मगर आप लोगों के लिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। चौथे मुसाफिर की आवाज़ कमरे में गूंजी तो तीनों उसे हैरत से देखने लगे। मेरा मतलब है, एक शिकारी, एक सयाह और एक माहिर आसार कदीमा। आपकी ढलती हुई उम्रें और कीमती सामान वगैरह से अंदाज़ा होता है कि आप लोगों ने बहुत दुनिया देखी होगी और आपके साथ कितने दिलचस्प वाक़यात पेश आए होंगे, ख़ुसूसन 14वीं की रात के हवाले से, जो ऐसे खौफनाक वाक़यात के लिए मशहूर है। हाँ, बात तो तुम्हारी दुरुस्त है। मेरी ज़िंदगी बेशुमार वाक़यात से भरी पड़ी है। ज़ीशान ने उसकी बात सुनकर फ़ख्र से कहा, भाई अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको इसी रात के हवाले से एक खौफनाक वाक़या सुना सकता हूँ जो यकीनन आप लोगों के लिए दिलचस्प होगा। रेहान ने कहा, ये ठीक रहेगा, हम चारों बारी बारी अपने साथ पेश आया कोई वाक़या सुनाएंगे। इस तरह वक्त भी दिलचस्पी से कटेगा और इस भयानक रात का एहसास भी कम होगा। रेहान की तजवीज़ को सबने सराहा और यूं सबसे पहले रेहान ने कहना शुरू किया कि ये चंद साल पहले की बात है। यहाँ से काफ़ी दूर एक कस्बा है, नूरी आबाद। मैं चंद दिनों के लिए वहाँ गया। वहाँ के लोग एक बहुत ही पुराने कब्रिस्तान का जिक्र करते थे, जिसके साथ बहुत सी पुरअसरार बातें मंसूब थीं। दरख्तों के एक तवील सिलसिले के दूसरी तरफ वो कब्रिस्तान था, मगर वहाँ जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लोगों से सुनकर मुझे तजस्सुस हुआ
उस कब्रिस्तान के बारे में जानने का। मैंने वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। मेरा इरादा रात के वक्त सिर्फ बाहर से खड़े होकर उसे देखने का था। मैंने अपना कैमरा और दूसरा सामान लिया। उसी रात 14वीं के चांद की रोशनी भी अच्छी खासी थी। मैं कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। मैं काफ़ी देर चलता रहा और दरख्तों का सिलसिला भी ख़त्म हो गया। फिर मैदान में जगह जगह जंगली झाड़ियाँ उगी थीं। रंगों रूप से बेनियाज खिज़ां रसीदा दरख्त खड़े झूम रहे थे। हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। फिज़ा में एक वहशतनाक सी वीरानी छाई थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी। दरख्तों की खोखली टहनियों पर से जब हवा गुजरती तो अजीब सी सनसनाहट होती, जो सरसराती हुई जंगली घास और झाड़ियों के साथ मिलकर बड़ा खौफनाक तासुर देती। और उसमें कोई उल्लू वहशत के आलम में चीखता तो दिल दहल जाता। मुझ पर खौफ तारी होने लगा। मैं आगे बढ़ने का सोच रहा था कि मुझ पर एक निहायत खौफनाक इंकिशाफ हुआ, जिसने मेरे रहे सहे होश उड़ा दिए। मैं जिसे मैदान और कब्रिस्तान के बाहर का इलाका समझ रहा था, वो असल में कब्रिस्तान था। बहुत वक्त गुजरने की वजह से कब्रें ज़मीन में धंस चुकी थीं, कुतबे गिर चुके थे और उन पर मिट्टी की इतनी तहें जम चुकी थीं कि वो मिट्टी का हिस्सा मालूम होते थे। दरख्त भी सब वीरान हो चुके थे और जंगली घास और झाड़ियों ने ज़्यादातर ज़मीन को छुपा रखा था। ऐसे में संगे मरमर के एक कुतबे पर, जिस पर मिट्टी की तह तो जमी थी मगर वो गिरा नहीं था बल्कि ज़मीन में खड़ा हुआ था, उस पर नज़र पड़ते ही मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं इस वक्त कब्रिस्तान के दरमियान में आधी रात के वक्त अकेला खड़ा हूँ। खौफ के मारे मैंने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया, मगर फौरन ही मिट्टी में छुपे हुए एक कुत्ते से ठोकर खाकर जोर से फिजा में उछला तो ज़मीन पर बहुत जोर से गिरा। कुछ देर में यूं ही पड़ा रहा। फिर मैंने आंखें खोली तो एक और खौफनाक इंकिशाफ मुझ पर हुआ कि मैं इस वक्त एक कब्र के अंदर गोश्त पोश से बेनियाज हड्डियों के ढांचे के ऊपर गिरा हूँ। मेरे तो रहे सहे औसान भी खता हो गए। हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। खौफ और सर्दी के मारे सारा जिस्म बर्फ की तरह सर्द हो गया और खून रगों में मुंजमद होता महसूस हुआ। मैंने उठने की कोशिश की तो एक तेज चीख मेरे हलक से निकल गई। ढांचे के बाजू मेरी कमर के गिर्द लिपटने लग पड़े। उनका हल्का तंग होने लगा और बारीक बारीक उंगलियां खाल में उतरती महसूस होने लगीं। मेरे पूरे जिस्म में टीसें उठने लगीं। अब तो इस रूह फरसा वीरानी ने मुझ पर दहशत तारी कर रखी थी। ऊपर से इस नई मुसीबत ने मेरी रही सही हिम्मत भी ख़त्म कर दी। मैंने खुद को ढीला छोड़ दिया और बेसुध पड़ा रहा। उस वक्त मैंने महसूस किया कि कब्र के अंदर आती हुई चांद की रोशनी कम होती जा रही है। पत्थर की सिल आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही है और कब्र का दहाना बंद हो रहा है। मेरे दिमाग में जैसे घंटियां बजने लगीं, यानी मैं जिंदा कब्र में दफन हो रहा था। मैंने आखिरी दफ़ा तमाम हिम्मत जमा की और पूरा जोर लगाया। कड़कड़ाहट की आवाज़ के साथ ढांचे के बाजू शाने की हड्डियों से अलग हो गए। मैं तेज़ी से खड़ा हुआ और कब्र के ऊपरी हिस्से पर हाथ रखता हुआ अपने पूरे जिस्म को बाहर उछाल दिया। मेरा जिस्म पत्थर की सिल के साथ रगड़ खाता बाहर गिर गया। मेरे बाहर निकलते ही सिल ने कब्र के मुंह को पूरी तरह ढांप लिया। यकायक हवा में तेजी आ गई। मिट्टी और रेत उड़ने लगी। मैंने कस्बे की तरफ दौड़ लगा दी। मुझे ऐसा यकीन था कि सुबह तक मिट्टी कब्र को छुपा देगी और मैं दिन की रोशनी में उसे दोबारा नहीं ढूंढ सकूंगा। ये मेरी जिंदगी का नाकाबिले फरामोश वाक़या था, जिसे अब भी याद करके मैं कांप जाता हूँ। रेहान ने अपना वाक़या ख़त्म किया तो एहसान और ज़ीशान दम बखुद बैठे रह गए। अब ज़ीशान ने कहना शुरू किया कि ये उन दिनों की बात है जब मैं अफ्रीका में था। मैं एक कदीम इमारत के खंडर की तलाश में था जिसमें मेरी मालूमात के मुताबिक बहुत बड़ा ख़जाना दफन था, मगर अब तक कोई उसे ढूंढ नहीं सका था। बहुत अरसे तक मारे मारे फिरने के बाद एक दिन अचानक एक कबायली आदमी ने मुझे वहाँ तक का रास्ता बताया, मगर वो साथ चलने पर तैयार नहीं हुआ। मैं अकेला ही उस तरफ चल पड़ा। वो इमारत बहुत ज़्यादा घने दरख्तों के झुंड में थी। जिस तक पहुंचने का वाहिद रास्ता एक पतली सी पगडंडी थी जो दोनों तरफ से दलदली ज़मीन में घिरी हुई थी।
बड़ी दिक्कतों के बाद मैं आखिरकार उस इमारत तक पहुंचने में कामयाब हुआ। वो एक छोटी सी इमारत थी जो कि अब खंडर में तब्दील हो चुकी थी और उसके दरमियान बड़ा गुंबद काफ़ी हद तक सलामत था, मगर वो अभी इमारत की शिकस्ता दीवारों पर टिका हुआ था। वहां तक पहुंचने में सूरज गरूब हो चुका था और दरख्तों के झुंड की वजह से चांद भी उसे मुनव्वर करने में नाकाम था। मैंने कबायली आदमी की दी हुई मशल जलाई और दाखिली दरवाजे से इमारत के अंदर दाखिल हो गया। दरवाज़ा तो वहाँ मौजूद न था, अलबत्ता एक खला सा था। अंदर का माहौल बड़ा वहशतनाक था। जगह जगह मकड़ी के कदीम जाले लगे थे। छत के साथ कई चमगादड़ें लटक रही थीं। फर्श पर बेशुमार हशरात और चूहे इधर उधर रेंग रहे थे। फिर मशल की रोशनी में ये आम चीज़ें बहुत खौफनाक लग रही थीं। ऊपर से फिजा पर फैला हुआ अजीब आसाब शिकन सन्नाटा मेरे हवास पर तारी होने लगा और मुझे वहशत सी होने लगी। एक अनजाना सा खौफ था। मेरा दिल चाहा कि वापस लौट जाऊं, मगर इतनी मुश्किलों के बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं यूं मायूस नहीं जा सकता था। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और कमरे से निकलकर राहदारी में आ गया। राहदारी के दोनों तरफ कमरे थे। मैं अभी चंद कदम ही आगे बढ़ा हूँगा कि एक तेज गूंजती चीख मेरे कानों से टकराई। मैं ठिठक कर रुक गया। चीख कहीं आसपास से आई थी, मगर राहदारी बिल्कुल खाली थी। अभी चीख की बाज़गश्त ख़त्म भी ना हुई थी कि एक और दिलखराश चीख फिजा में बुलंद हुई और फिर तो ऊपर तले चीखों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। यूं महसूस होता था जैसे इमारत के दरो दीवार हिलने लगे हों। मैं खुद भी कांपने लगा, जैसे मेरा सारा वजूद ज़लज़ले के झटकों की जद में हो। मैं हरासा होकर वापस भागने वाला था कि अचानक मेरी नज़र कमरे के अंदर पड़े एक लंबे चौड़े संदूक पर पड़ी। खजाना! मेरे दिमाग में झमाका सा हुआ। मैं हर चीज़ को भूलकर कमरे में दाखिल हो गया। संदूक का जंग खोरदा ताला टूटकर पहले ही नीचे गिर चुका था। मैंने पूरी ताकत सर्फ करके संदूक का ढकना उठाया। जैसे ही संदूक का ढकना खुला, एकदम तमाम शोर ख़त्म हो गया और फिजा पर एक दफ़ा फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। संदूक के अंदर नज़र पड़ते ही मेरी नज़रें फटी की फटी रह गईं। संदूक लबालब कदीम और कीमती जवाहरात और सोने की अशरफियों से भरा पड़ा था। अभी मैं गैर यकीनी के आलम में ये ख़जाना देख ही रहा था कि वो मंज़र मेरी नज़रों ने देखा, जो कि अब भी निगाहों के आगे आ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएं। मेरे सामने एकदम तमाम हीरे जवाहरात अशरफियाँ ऊपर उठीं और फ़िज़ा में बिखर गईं। एक देव हैकल इंसान संदूक में से उठकर खड़ा हो गया। उफ़ तौबा! इतना खौफनाक चेहरा मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। उसका रंग तवे की तरह काला था। आंखों से सुर्ख चिंगारियां फूटती महसूस हो रही थीं। उसकी जुबान सख्ती से भिंचे हुए जबड़ों के दरमियान फंसी थी। उसके हाथ में 2 धारी तलवार थी और उसके कपड़ों पर एक मखसूस निशान बना था जो कदीम अफ्रीकी बादशाहों के मुहाफिजों के लिबास पर होता है। वो बड़ी गजबनाक निगाहों से मुझे घूर रहा था। ये मंजर देखकर सर्दी के बावजूद मुझे पसीना आ गया। पूरे जिस्म पर जैसे चूंटियां सी रेंगने लगीं। खून रगों में जमने लगा और चेहरा रुई के गाले की तरह सफ़ेद हो गया। एक लम्हे को तो मुझे लगा कि जैसे मेरा दिल धड़कना भूल जाएगा। फिर अचानक जैसे मुझे होश आ गया और मैं उल्टे पांव वापस भागा। मुझे नहीं मालूम कि मैं किस तरह गिरता पड़ता अपने कैंप तक पहुंचा, मगर उसी वक्त मैंने वहां से अपना खैमा उठवा दिया और फिर शहर पहुंचकर ही दम लिया। 14वीं की वो रात मुझे हमेशा याद रहेगी। जीशान खामोश हुआ तो रेहान और एहसान यूं बैठे जैसे उन पर सहर हो गया, मगर चौथा मुसाफिर अब भी वैसे ही सपाट चेहरा लिए बैठा था। एहसान ने कहना शुरू किया कि अब दोनों हजरात ने दिल दहला देने वाले वाक़यात सुनाए हैं। ऐसा कोई वाक़या मेरी ज़िंदगी में पेश नहीं आया। अलबत्ता एक ऐसा वाक़या मेरे साथ पेश आया जिसने कम अज़ कम मुझे खौफज़दा कर दिया। वो रात भी 14वीं की थी। मैं एक दरख्त के मचान पर बैठा था। सामने एक दरख्त के नीचे मैंने एक बकरी बांध रखी थी और शेर के शिकार के लिए घात लगाए बैठा था। मैं बदस्तूर बकरी की तरफ देख रहा था कि एकदम पलक झपकते ही बकरी मेरी नज़रों से गायब हो गई।
میں نے آنکھیں مل کر دیکھا تو بکری کے بجائے شیر کھڑا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے اپنے جسم میں چٹکی بھری اور خوب آنکھیں مل کر دیکھا، مگر سامنے شیر ہی کھڑا تھا، بکری غائب تھی۔ میرے جسم کے مساموں سے ٹھنڈا پسینہ پھوٹ نکلا اور سارا جسم کپ کپانے لگا۔ میرے ہاتھوں میں بندوق لرزنے لگی اور یک دم پھسل کر نیچے گر گئی۔ میں بوکھلاہٹ میں نیچے کی طرف جھکا اور خود بھی توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے آ گرا۔ شیر اپنی انگارہ سی دہکتی آنکھوں سے مجھے گھورتا ہوا میری طرف بڑھا۔ مجھے تو ایسے لگا جیسے میرا دم نکل رہا ہو۔ میں باوجود کوشش کے حرکت نہ کر سکا۔ شیر جیسے ہی میرے پاس پہنچا، یکا یک فضا انجانے کہکہوں سے گونج اٹھی۔ وہ کہکہے بے حد خوفناک تھے اور شیر پھر دیکھتے دیکھتے دھوئیں میں بدل گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کہکہیں اور آوازیں تھم گئیں اور بکری مجھے پھر درخت سے بندھی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد ساری رات خیر و عافیت سے گزری، مگر وہ لمحات میری زندگی کے سب سے خوفناک لمحات تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی بدرو یا جن تھا جو مجھے پریشان کر رہا تھا۔ احسان نے بات ختم کی تو تینوں چوتھے مسافر کی طرف دیکھنے لگے۔ باہر اب بارش ختم ہو چکی تھی اور آندھی کا زور بھی کم پڑ گیا تھا۔ چوتھے مسافر نے آگ پر سے نظریں ہٹائیں اور ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ میری زندگی میں ایسے بے شمار خوفناک واقعات ہیں اور میں اس دوران بہت سے لوگوں سے ملا ہوں، مگر چونکہ آپ تینوں اس وقت یہاں موجود ہیں تو اس لیے آپ کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ دراصل اتفاقاً میں بھی ہمیشہ 14ویں کی رات کو ہی اپنی دنیا سے باہر نکلتا ہوں۔ اپنی دنیا سے؟ کیا مطلب؟ تینوں کے منہ سے ایک دم حیرت کے مارے نکلا۔ ارے بھائی، آپ لوگ خاموشی سے میری بات سنو گے تو میں سناؤں گا نا۔ اس نے شعلہ بار نگاہوں سے غصے سے تینوں کو گھورا تو جیسے تینوں کی زبانوں کو تالے لگ گئے۔ انہیں اپنے جسم میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ پھر اس چوتھے مسافر نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ ایسی ہی ایک 14ویں کی رات تھی جب میری ملاقات ریحان صاحب سے ہوئی، جب میں ایک قبر میں ڈھانچے کی شکل میں آرام کر رہا تھا۔ ہاں، شیر اور بکری کا بھیس بدلنے میں تو مجھے اتنا لطف نہیں آیا، مگر تابوت میں پڑے مردے کی صورت میں ذیشان صاحب سے ملاقات خوب تھی۔ اس کے بعد آج ہی میں انسانوں کی دنیا میں آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ سامنے بیٹھے ہوئے تینوں آدمیوں کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس کے حلیے، پراسرار انداز اور باتوں سے انہیں پورا یقین ہو چکا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی بدرو یا جن ہے۔ اس احساس سے ان کے چہرے بالکل فک ہو گئے اور پورا جسم کانپنے لگا، مگر اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، پہلے میں بے وقوفی کرتا تھا کہ لوگوں کو ڈرا کر چھوڑ دیا کرتا تھا اور وہ لوگ دوسروں کو قصے سناتے پھرتے تھے، مگر اب حکم ملا ہے کہ کسی انسان کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ وہ تینوں آدمی یوں اٹھے جیسے ان کے جسم میں بجلی بھر گئی ہو۔ ان کے اور سامان کے درمیان وہ پراسرار اجنبی حائل تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سامان کی طرف بڑھتے۔ اجنبی کے کھڑے ہونے سے پہلے وہ تینوں پوری رفتار سے بھاگتے ہوئے حویلی کے کھنڈر سے باہر نکل کر کافی دور جا چکے تھے۔ وہ تینوں اتنے خوفزدہ ہوئے کہ انہوں نے سامان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ان کے جانے کے بعد اس مرحوم اجنبی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ کھلنے لگی۔ اس نے زوردار قہقہا لگایا اور سامان کا جائزہ لیتے ہوئے بڑبڑانے لگا، آخر کب تک مجھ سے بچو گے؟